नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज बाल पाकेट बुक्स का एक मज़ेदार उपन्यास कबीले का ओझा। कबीले का ओझा। मिट्टी से वह चबूतरा बनाया गया था जिस पर गोबर लिपा हुआ था। उसके बाद उस पर जानवरों की खोपड़ियां बनी हुई थी। उस चबूतरे पर कबीले का राजा बैठा हुआ था जो लगभग 6.25 फुट लंबा था। जिस्म आबूनस की तरह काला था। कमर से नीचे शेर की खाल लिपटी हुई थी। सिर पर मोरों के पंखों का मुकुट था। राजा नौजवान व गठीले जिस्म का मालिक था। सामने मैदान में कबीले के लोग बैठे हुए थे जिनमें औरत, मर्द व बच्चे सभी थे। मंच पर 2 सरदार भी बैठे थे। राजा के आदेश पर कैदियों को लाया गया। वह 2 गोरे व्यक्ति थे जिनके हाथ पीठ पर बंधे थे। दोनों के चेहरे मुरझाए हुए थे। राजा का नाम गोमा था। उसने सख्त स्वर में पूछा, कौन हो तुम लोग? शिकारी, उनमें से एक व्यक्ति बोला। तो तुम लोग जंगल में शिकार खेलने आए थे? हाँ। तुम लोग झूठ बोल रहे हो। तुम लोग मोपा कबीले के लोगों को नुकसान पहुंचाने आए थे। तुम लोगों की नज़र हमारी दौलत पर है। हम नहीं जानते थे इस जंगल में कोई मोपा कबीला भी है, दूसरा गोरा व्यक्ति बोला। जब हमें मोपा कबीले की जानकारी नहीं है तो हमें इस कबीले की दौलत की जानकारी कैसे हो सकती है? अगर हम बुरे आदमी होते तो तुम्हारे 2-4 आदमियों को अवश्य मार डालते, पहला व्यक्ति बोला। इसी से साबित होता है हम बुरे आदमी नहीं हैं, बल्कि तुम लोगों के दोस्त हैं। लेकिन हम विदेशियों को अपनी धरती पर सहन नहीं कर सकते। तुम लोग हमारी धरती पर आए ही क्यों? हम जानबूझकर नहीं आए, रास्ता भटक गए थे। दूसरी बात, हमें जंगल के कानून का पता भी नहीं है, इसलिए आपसे प्रार्थना है हमारी जान बख्श दी जाए। इसके बाद सारे कबीले के लोगों में फुसफुसाहट होने लगी। राजा गोमा अपने सरदारों से सलाह करने लगा। सलाह करने के बाद गोमा बोला, हम इसी नतीजे पर पहुंचे हैं कि तुम दोनों निर्दोष हो। हमारी धरती पर तुम लोग जानबूझकर या बुरे इरादे से नहीं आए, इसलिए हम जान बख्शते हुए तुम दोनों को स्वतंत्र करते हैं। राजा का फैसला सुनकर दोनों कैदियों के चेहरे हर्ष से खिल उठे। लेकिन सरदारों से सलाह करने के बाद हम सोचते हैं हमारे फैसले में कोई कमी रह गई हो, इसलिए हम कबीले के ओझा जोफा से भी राय लेना चाहते हैं। दाईं तरफ कबीले के बीच ओझा बैठे थे। उनमें से सबसे बूढ़ा ओझा उठकर खड़ा हो गया, जिसके चेहरे पर असंख्य झुर्रियां पड़ी थी। उसका कद लगभग 6 फुट था। वह इतना पतला था कि फूंक मारो तो उड़ जाए। सिर व चेहरे पर एक भी बाल नहीं था, जिसके कारण वह बहुत भयानक नजर आ रहा था। कमर से नीचे उसने भैंस की खाल लपेटी हुई थी। वह अपनी जगह पर ही लहराता हुआ बोला, महान राजा गोमा कबीले के ओझा को भूला नहीं, यह जानकर खुशी हुई। महान ओझा जोफा को हम कैसे भूल सकते हैं? शुक्रिया। जोफा बहुत ताकतवर है, झूठ सच का पता लगा सकता है। इसलिए हम महान जोफा से जानना चाहते हैं यह विदेशी सच कह रहे हैं या झूठ। लेकिन महान राजा गोमा तो अपना फैसला सुना चुका है। वह फैसला नहीं, हमारी राय थी। फैसला तो हम जोफा की राय जानने के बाद सुनाएंगे। जोफा ने उसी समय वहां आग लगाई। फिर उसमें किसी जानवर का खून व मांस डालकर मंत्र पढ़ने लगा। मंत्र पढ़ने के बाद उसने कोई सफ़ेद बुरादा आग में डाला। गहरा सफ़ेद धुआं आग में से निकलकर सीधा ऊपर उठने लगा। आश्चर्य की बात यह थी कि धुआं हवा होने के बाद भी फैल नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद धुएं की मोटी व काफ़ी ऊंची लकीर बन गई, जिसके लंबे बाजू व अंतिम सिरे पर गोल सिर दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आग पर कोई विशाल दैत्य खड़ा हो। कुछ ही क्षणों बाद धुआं छट गया। जोफा उठकर खड़ा हो गया। फिर तेज स्वर में बोला, राजा, मैंने 101 प्रेतों से सारी जानकारी प्राप्त कर ली है। क्या? यह दोनों विदेशी हमारे कबीले के दुश्मन हैं। इन्होंने हमारी पाक धरती पर अपने नापाक कदम जानबूझकर रखे हैं। इन्हें दौलत का लालच है जो हमारे पवित्र मंदिर में रखी हुई है। इनका वश चलता तो ये हमारे सारे कबीले को समाप्त करके हमारी पवित्र दौलत को साथ ले जाते। लेकिन हमारे बहादुर सैनिकों ने इन्हें समय पर गिरफ्तार कर लिया। यह गलत है, यह झूठ कह रहा है। दोनों विदेशी चीखे। उनके चीखने का ओझा पर कोई असर नहीं हुआ। बोलता गया, हमारे कानून के अनुसार इन दोनों विदेशियों को मौत का दंड देना चाहिए। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। उन दोनों विदेशियों की आवाज़ फिर उभरी, यह अन्याय होगा, तुम्हारा ओझा झूठ कह रहा है राजा। राजा गोमा ने दोनों सरदारों की तरफ देखा। उनकी नज़र झुक गई। राजा बोला,
सेनापति, हम जानते हैं दोनों विदेशी निर्दोष हैं, लेकिन हम कबीले के ओझा का फैसला उलट नहीं सकते। मैंने आपसे पहले ही कहा था, ओझा की सहायता मत लीजिए। अगर हम कबीले के ओझा को यह इज्जत न बख्शते तो वह नाराज हो जाता। उसकी नाराजगी कबीले में बगावत भी ला सकती है। अब आप भी अपना फैसला सुना दीजिए। राजा गोमा ने एक नज़र सब पर डाली, फिर ऊंचे स्वर में बोला, कबीले का महान ओझा जोफा कभी गलत नहीं कहता। यह दोनों विदेशी अवश्य हमारा पवित्र खजाना लूटने आए थे, इसलिए हम इन्हें मौत की सजा देते हैं। इनकी मौत का आयोजन किया जाए। सभी ओझा यह फैसला सुनकर नाचने लगे। उनमें कबीले का सबसे बड़ा ओझा जोफा भी था। दोनों विदेशियों में से एक बोला, अब नहीं बच सकते। फिर क्या करना चाहिए? भाग निकलो। लेकिन हमारे हाथ बंधे हैं। मरना तो है ही, फिर क्यों ना एक बार बचने की कोशिश कर लें। फिर दोनों एकाएक दाईं तरफ भागने लगे। उधर बने पेड़ पास ही थे। उन्हें भागते देखकर कई स्वर उभरे, पकड़ो पकड़ो। कई सैनिक उनके पीछे भागे। दोनों विदेशी भाग नहीं सके। उन्हें पकड़ लिया गया। मैदान में शोर सा मच गया। राजा, जोफा बोला, अपनी कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए हम इनकी बलि देंगे। हमें मंजूर है। उसी समय मंदिर के द्वार खोल दिए गए, जो थोड़ा दाईं तरफ हटकर था। वहां भी मशालें जला दी गई। मंदिर के सामने मैदान में लोग एकत्रित होने लगे। मंदिर के दाएं बाएं 2 ढोल रखे थे। 2 ओझा उन्हें बजाने लगे। बाकी ओझा कैदियों के इर्द गिर्द घेरा बनाकर नाचने लगे। सबके हाथों में भाले थे। वह कंठ से अजीब भयंकर आवाजें निकालते हुए नाचने लगे। एक खास शब्द पर वह सब अपने भाले उनके जिस्म में चुभो देते थे। जोफा लोबान जलाकर देवी की स्तुति कर रहा था। देवी की मूर्ति का जिस्म सुनहरा व चेहरा काला था। लाल जबान से ऐसा लग रहा था जैसे खून टपक रहा हो। सारी मूर्ति सोने की थी, जिस पर तरह तरह के रत्नों के हार चढ़े हुए थे। मंदिर की हर वस्तु सोने की थी, जिन पर नगीनों की तरह रत्न जड़े थे। मंदिर के कपाट भी सोने के थे, जिन पर हीरे जवाहरात जगमगा रहे थे। दोनों विदेशी दर्द के कारण छटपटा रहे थे। उनके कपड़े खून से लाल हो गए थे। फिर वह खड़े नहीं रह सके, गिर पड़े। हे का तेज स्वर उभरा। फिर जोफा ने कुछ कहा। ओझाओं ने दोनों को उठाकर बलि बेदी पर लिटा दिया। बलि बेदी लकड़ी की थी, जिसके सिर पर लकड़ी का एक बड़ा कटोरा रखा था। जोफा ने गंडासा हाथ में लिया और बारी बारी से दोनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। कटे भाग से खून की धार निकलकर कटोरे में गिरने लगी। कुछ ही क्षणों में कटोरा लबालब भर गया। जोफा छोटी कटोरी में खून भरकर ओझाओं को देने लगा। वह उसे देवी का प्रसाद समझकर पीने लगे। राजा गोमा वहां खड़ा नहीं रह सका। घृणा से जोफा की तरफ देखता हुआ वहां से हट गया। उसके साथ दोनों सरदार भी थे। महाराज, सेनापति बोला, ऐसा लग रहा है जैसे आपका मन काफी खिन्न है। हाँ, चाहे हम कबीले के राजा हैं, लेकिन जोफा की सलाह के बिना हम कोई फैसला नहीं दे सकते। हमसे ज्यादा हमारी प्रजा पर ओझाओं का प्रभाव है। हम जानते थे दोनों विदेशी निर्दोष हैं, लेकिन जोफा के कारण हमें उनको मृत्युदंड देना पड़ा। वह ढोंग रचाकर अपनी मनमानी करते रहते हैं, लेकिन उनका वर्चस्व खत्म करने के लिए आप कर भी क्या सकते हैं? कुछ करेंगे तो प्रजा बगावत कर देगी। लेकिन अब चाहे कुछ भी हो जाए, निर्दोषों को हम सजा नहीं देंगे। उनका वर्चस्व खत्म करने के लिए हमें कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा। हम आपके साथ हैं। विमान अफ्रीका के जंगलों के ऊपर से होता हुआ केन्या की राजधानी नैरोबी की तरफ उड़ा जा रहा था। भारत की राजधानी दिल्ली से चलने वाले इस विमान में 90 यात्री थे। सभी नैरोबी आने का इंतजार कर रहे थे। उनमें भारत के 2 जासूस विनय व विलास भी थे। दोनों रंग बिरंगी पोशाक में किसी जोकर से कम नजर नहीं आ रहे थे। तभी परिचारिका उनके पास से गुजरी तो विलास बोला, जरा रुकिए मिस नूरजहां। परिचारिका मुस्कुराती हुई बोली, मेरा नाम नूरजहां नहीं, नूरी है। आपकी तरह आपका नाम भी अच्छा है। शुक्रिया। आप यह बताइए, नैरोबी कितनी देर में आने वाला है? अभी 1 घंटा बाकी है। अगर इस 1 घंटे के अंदर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो आप क्या करेंगी? प्लीज़ ऐसी बात मत कहिए, यात्रियों में भय फैलता है। अगर आप कहती हैं तो नहीं करता, विलास अपनी गर्दन हिलाता हुआ बोला। लेकिन इसके लिए रिश्वत देनी पड़ेगी। क्या? 1 कप कॉफ़ी ले आइए। कॉफ़ी का समय तो नहीं है, लेकिन आपको तो रिश्वत देनी ही पड़ेगी, परिचारिका ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर किचन की तरफ बढ़ गई। उसी समय 2 व्यक्ति अपनी सीट से उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ने लगे।
दोनों एशियाई नजर आ रहे थे। एक की लंबी मूछें थी, दूसरे की दाढ़ी थी। दोनों के सिर पर चपटी कैप पहन रखी थी। कुछ लोगों ने उनकी तरफ नजर उठाकर देखा, लेकिन ध्यान नहीं दिया। विलास ने उनकी तरफ देखा, फिर पलके झपकाता हुआ बोला, विनय भाई, क्या सोच रहे थे? सोच रहा हूँ, विनय पूरी गंभीरता से बोला। अगर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो अपने बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं? मैं बताऊं? बताओ। तुम रफीक की दाढ़ी से व मैं शफीक की मूछें पकड़कर लटक जाऊंगा, यानी उन्हें पैराशूट बनाओगे? हाँ, यह नया प्रयोग होगा। विनय ने इस तरह गर्दन हिलाई जैसे बात समझ गया हो। फिर बोला, हम ऐसा ही करेंगे। उपाय अच्छा है, लेकिन वह दोनों उल्लू के पट्टे स्मगलर बाथरूम की तरफ क्यों गए हैं? यह तो उनसे पूछकर ही मालूम हो सकेगा। तभी एक तीव्र धमाका हुआ। सारा विमान हिल गया। कई लोग सीट से नीचे लुढ़क गए। भय के कारण सबके चेहरे पीले पड़ गए थे। विनय, विलास चौंकता हुआ बोला, यह बिन दिवाली के आतिशबाजी कैसे छूटी? बच्चों ने हमारे अफ्रीका आने के स्वागत में हवाई छोड़ी होगी, जो जहाज से आकर टकराई होगी। कोई ऐसी बात नहीं। तभी यात्री कक्ष में लगे माइक से स्वर उभरा, लेडीज एंड जेंटलमैन, हम सब इस समय बुरी तरह खतरे में घिरे हुए हैं। किसी ने इंजन रूम में टाइम बम रख दिया था। विमान को अब बचाया नहीं जा सकता, क्योंकि विमान के सभी इंजनों में आग लग चुकी है। तभी विमान को झटके लगने लगे। सबने अनुभव किया जैसे वह तेजी से नीचे की तरफ जा रहे हों। माइक पर स्वर फिर उभरा, इतना समय नहीं कि हम पैराशूट द्वारा कूद सके। विमान तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। अब तो दुआ ही हमको बचा सकती है। एक दूसरे की सलामती के लिए दुआ कीजिए। तुम रफीक की दाढ़ी से व मैं शफीक की मूछें पकड़कर लटक जाऊंगा, यानी उन्हें पैराशूट बनाओगे? हाँ, यह नया प्रयोग होगा। विनय ने इस तरह गर्दन हिलाई जैसे बात समझ गया हो। फिर बोला, हम ऐसा ही करेंगे। उपाय अच्छा है, लेकिन वह दोनों उल्लू के पट्टे स्मगलर बाथरूम की तरफ क्यों गए हैं? यह तो उनसे पूछकर ही मालूम हो सकेगा। तभी एक तीव्र धमाका हुआ। सारा विमान हिल गया। कई लोग सीट से नीचे लुढ़क गए। भय के कारण सबके चेहरे पीले पड़ गए थे। विनय, विलास चौंकता हुआ बोला, यह बिन दिवाली के आतिशबाजी कैसे छूटी? बच्चों ने हमारे अफ्रीका आने के स्वागत में हवाई छोड़ी होगी, जो जहाज से आकर टकराई होगी। कोई ऐसी बात नहीं। तभी यात्री कक्ष में लगे माइक से स्वर उभरा, लेडीज एंड जेंटलमैन, हम सब इस समय बुरी तरह खतरे में घिरे हुए हैं। किसी ने इंजन रूम में टाइम बम रख दिया था। विमान को अब बचाया नहीं जा सकता, क्योंकि विमान के सभी इंजनों में आग लग चुकी है। तभी विमान को झटके लगने लगे। सबने अनुभव किया जैसे वह तेजी से नीचे की तरफ जा रहे हों। माइक पर स्वर फिर उभरा, इतना समय नहीं है कि हम पैराशूट द्वारा कूद सके। विमान तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। अब तो दुआ ही हमको बचा सकती है। एक दूसरे की सलामती के लिए दुआ कीजिए। विलास भाई, यह तो सब गड़बड़ हो गया। विलास बोला, उस साले का दिमाग सड़ गया। बम उसने विमान में रखा और उसका स्वाद है हमने चखा। तभी दाढ़ी मूंछों वाले दोनों व्यक्ति लड़खड़ाते व गिरते पड़ते वापस लौटते दिखाई दिए। लो, विनय बोला, दोनों स्मगलर आ रहे हैं। अगर हम इन हरामजादों का पीछा न करते तो इस खतरे में न फंसते। लेकिन वह ऐसी भयानक स्थिति में, जबकि हर कोई दुबक कर बैठा है, वापस क्यों आ रहे हैं? अवश्य सीटों में हीरे वीरे छुपा रखे होंगे। जब वह उनके पास से गुजरे तो विनय बोला, क्या सीटों पर स्मगलिंग का माल छोड़ आए थे? हाँ, छोड़ आए थे, उत्तर विलास ने दिया। तुम कौन होते हो पूछने वाले? उन्हें उठाकर अपनी जेबों में रखेंगे, ताकि जब मर जाएं तो वह माल साथ जा सके। शट अप, दाढ़ी वाला गुर्राया। फिर दोनों ही लुढ़क गए और किसी तरह अपनी सीटों तक पहुंच गए। सीटों के नीचे 2 डिब्बियां रखी थी, जिन्हें उठाकर उन्होंने डोरी के साथ पैंट पर बांध लिया। फिर बेल्ट कसने लगे। विमान मुंह के बल तेजी के साथ नीचे की तरफ बढ़ रहा था। कई लोग तो आंखें बंद करके मौत का इंतजार कर रहे थे। कई हृदय के मरीजों की तो भय के कारण धुकरुकी सी बंद हो गई थी। तभी बड़ी जोर की आवाज हुई। विमान धरती से जा टकराया था। जंगल में वह थोड़ा सा इलाका खुला हुआ था, जहां पानी भरा हुआ था, लेकिन पानी कम व कीचड़ ज्यादा था। विमान मुंह के बल उसी जगह जाकर धंस गया था। इतनी तेज आवाज हुई थी कि आसपास मौजूद जानवर दुम दबाकर भाग खड़े हुए थे। एकाएक विमान का दरवाजा खुला और भर भराकर कुछ यात्री बाहर कीचड़ भरे पानी में कूद पड़े। फिर यात्रियों के कूदने का सिलसिला शुरू हो गया। उनमें लगभग सभी थोड़े बहुत जख्मी नजर आ रहे थे। बाहर निकलने वालों की संख्या लगभग 40 थी।
सबसे अंत में विनय व विलास दरवाजे पर दिखाई दिए, जिन्होंने अपने कंधों पर रफीक व शफीक को लादा हुआ था। विलास, विनय पलके झपकाता हुआ बोला, एयरपोर्ट तो काफी अच्छा व आधुनिक है। विलास ने मुर्गे की भांति गर्दन अकड़ाकर इधर उधर देखा, फिर बोला, इस जंगल में इससे ज्यादा आधुनिक एयरपोर्ट हो ही नहीं सकता था। हवा की सीढ़ी मौजूद है, कूद जाओ। विमान मुंह के बल इस तरह खड़ा था कि उसकी पूंछ आसमान की तरफ हो गई थी, जिसके कारण द्वार भी काफी ऊंचाई पर था। दोनों ने पहले रफीक व शफीक को फेंका, फिर खुद भी कूद पड़े। छपाक की आवाज हुई और उनके पांव नीचे कीचड़ में धंस गए। उस जगह पानी कम था, जिसके कारण कीचड़ हो गया था। फिर वह शफीक व रफीक को खींचते हुए किनारे तक ले आए। लोग इधर उधर बिखरे पड़े थे। घायल लोग जमीन पर पड़े करा रहे थे। उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। सभी को कहीं न कहीं से हड्डी टूट गई थी। जो अंदर रह गए थे उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचा था। सभी इस समय कीचड़ में सने हुए भूत नजर आ रहे थे। एक अधेड़ व्यक्ति ने उनसे पूछा, बाकी लोग बाहर क्यों नहीं निकल रहे? उनमें से कोई जीवित हो तो बाहर निकलेंगे। विनय बोला, कुछ की तो गर्दनें टूट गई हैं, कुछ का सिर इस बुरी तरह से फट गया है कि भेजा बाहर निकल आया है। ओ गॉड! कुछ लोग साफ बच गए थे, कुछ लोगों को मामूली चोटें आई थी। पायलट कक्ष तक का भाग पूरी तरह कीचड़ में धंस गया था, इसलिए उस कक्ष में मौजूद पायलट व परिचारिकाओं के जीवित होने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। वहीं अधेड़ उम्र का व्यक्ति बोला, जो शायद इटालियन था, मेरे विचार से यह विमान दुर्घटना इस शताब्दी की सबसे बड़ी दुर्घटना है। मियाँ खां, विलास बोला, इस बात का विश्लेषण करने की बजाय यहाँ से निकलने का कोई उपाय सोचो, वरना रात होते ही जंगली जानवर हमारा कलेवा कर जाएंगे। इटालियन उन्हें घूरकर रह गया, बोला कुछ नहीं। विलास व विनय ने दोनों स्मगलरों का निरीक्षण किया, पर विलास बोला, इन दोनों पट्टों का हर अंग सलामत है। लगता है हरामजादे भय के कारण बेहोश हो गए हैं। तलाशी लो, इनके पास हीरे अवश्य होंगे। दोनों उनकी तलाशी लेने लगे। जेबों से तो कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन छातियों में डोरी से बंधी डिब्बियां अवश्य दिखाई दी। विनय विलास ने वह डिब्बियां अपने जेबों में रख ली। अधेड़ उम्र का इटालियन यह सब देख रहा था। उससे रहा नहीं गया। उसने पूछ लिया, तुम लोगों ने इनकी छाती से डिब्बियां क्यों निकाल ली? हम दोनों को सुपारी खाने का बहुत शौक है और यह दोनों हरामखोर हमें दिखा दिखाकर सुपारी खाते थे। अब जब हमें मौका मिला तो हमने पूरी डिब्बी ही पार कर दी। विलास बोला, अब हम इन्हें दिखा दिखाकर सुपारी खाएंगे। वह कुछ न समझता हुआ आगे बढ़ गया। किसी की समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे। उस जंगल से निकलना उन लोगों के बस में नहीं था। सभ्य दुनिया तक उस दुर्घटना की सूचना पहुंचाने का उन लोगों के पास कोई उपाय नहीं था। विनय ने सबको तसल्ली देते हुए उच्च स्वर में कहा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। पायलट ने अवश्य इस दुर्घटना की सूचना नैरोबी कंट्रोल रूम तक पहुंचा दी होगी। वैसे भी हमारा विमान जब नैरोबी नहीं पहुंचेगा तो हेलीकॉप्टरों द्वारा हमें तलाश करने की कोशिश की जाएगी। तब तक पानी में नहाकर अपना भूत वाला चोला उतारने की कोशिश कीजिए। चिंता न करो, चिंता चिता समान होती है। विनय का भाषण सुनकर सबको कुछ तसल्ली हुई। झील के पानी में सब नहाकर खुद को साफ करने लगे। मीठे फलों के कुछ पेड़ लगे थे। कुछ लोग फल तोड़कर खाने लगे। इस बीच रफीक व शफीक होश में आ गए। रफीक बोला, शफीक, हम लोग जीवित हैं। लग तो ऐसा ही रहा है। शायद खुदा चाहता है अभी हम ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करें। दोनों का हाथ एक साथ छाती पर गया और फिर दोनों ने चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखा। रफीक, डिब्बी कहाँ गई? यही मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। लगता है जासूसों ने तुम्हारी व मेरी डिब्बी पार की है। जो व्यक्ति हमें विमान से उठाकर लाया है, यह काम उसी का हो सकता है। इटालियन उनकी बातें सुन रहा था। वह बोला, मैं जानता हूँ तुम लोगों को विमान से कौन निकाल कर लाया है, तो कृपया जल्दी बताइए। वह दोनों युवक जिन्होंने रंग बिरंगी पोशाक पहनी हुई है। उसने दूर खड़े विलास व विनय की तरफ इशारा करते हुए कहा। तब तो मियाँ रफीक, शफीक बोला, यह काम उन दोनों जोकरों का है। फिर तो मियाँ हम फंस गए। क्यों? वह साले दोनों जासूस हैं। उनसे हीरे वापस लेना आसान नहीं। इस समय हम जंगल में हैं। यहाँ जंगल का कानून चलता है। अगर नहीं देंगे तो सालों को मारकर फेंक देंगे। ठीक है, आओ पूछते हैं। दोनों उनकी तरफ चल पड़े। करीब पहुंचकर रफीक बोला, हम दोनों आप लोगों का शुक्रिया अदा करने आए हैं। किस बात का शुक्रिया? विनय ने पूछा। आप लोगों ने हमें लादकर विमान से बाहर निकाला, वरना अभी तक हम लोग वहीं पड़े सड़ रहे होते।
तुम लोगों का शुक्रिया हमने कबूल किया। अब चलते फिरते नजर आओ, चाहो तो पेड़ से तोड़कर फल खाओ। रफीक व शफीक ही करके हंसने लगे। फिर शफीक बोला, गुस्ताफी माफ हो, एक अर्ज है। बिना कर्ज के फरमाइए। विलास बोला, हमारी छातियों पर एक एक डिब्बी बंधी थी, कृपया वह हमें दे दीजिए। क्या उनमें सुपारी थी? विनय ने पूछा। नहीं, फिर क्या था? हीरे। मियाँ दाढ़ी एंड मूछ, हम सुपारी खाते हैं, हीरे नहीं। डिब्बी कहीं और जाकर ढूंढो। मिस्टर विनय एंड मिस्टर विलास, रफीक सख्त स्वर में बोला, हीरे हमें हर हालत में चाहिए। 1 साल इंतजार करो। विलास बोला, हमने बीज बो दिए हैं, 1 साल में पेड़ इतना बड़ा हो जाएगा कि उसमें हीरे लगने लगेंगे, तब तोड़कर 2-4 डिब्बी भर लेना। यह मजाक तुम लोगों को महंगा पड़ेगा। आजकल महंगाई का जमाना है, महंगी चीज खरीदने में कुछ ज्यादा ही मजा आता है मिस्टर स्मगलर। विनय व विलास ने हाथ में हाथ डाला और एक तरफ बढ़ गए। उनके जाने के बाद रफीक फुफकारता हुआ बोला, हीरे हम इनसे ले लेंगे, चाहे हमें इनकी हत्या ही क्यों ना करनी पड़े। लेकिन इतने लोगों के बीच हत्या करोगे कैसे? कोई न कोई उपाय मिल ही जाएगा। दिन शाम में और फिर शाम रात में बदल गई, लेकिन सभ्य दुनिया से किसी प्रकार की सहायता वहां नहीं पहुंच सकी। उस भयानक जंगली क्षेत्र में सब बुरी तरह भयभीत थे। जानवरों से बचने के लिए 5 जगह सूखी लकड़ियां जला ली गई थी। इक्का दुक्का लोग ही बैठे थे, बाकी सब लेट गए थे। विनय व विलास भी लेटे हुए थे। यार, एक बात समझ नहीं आई, विलास ने पूछा, विमान में बम कैसे आ गया? यह तोड़ फोड़ की कार्यवाही है प्यारे। हमारे देश में मिजो व नागा विद्रोही काफी बड़ी संख्या में हैं। यह काम उन्हीं में से किसी का है। यह तो ऊपर वाले की कृपा है। विमान मुंह के बल कीचड़ में आकर गिरा और उसी अवस्था में अंदर धंस गया और इंजन की आग बुझ गई, वरना कोई भी जिंदा न बचता। लेकिन जिंदा होते हुए भी अभी हम जिंदा नहीं हैं। इस फिलॉसफी का मतलब, कोई आदमखोर जंगली जाति हम पर हमला कर सकती है, जंगली जानवर हमारा कलेवा कर सकते हैं। कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन उन 2 आदमखोरों से हमें बचना है जो हमारे बीच हैं, दाढ़ी व मूंछ। हाँ, हीरे प्राप्त करने के लिए वह लोग हमें मारने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए घोड़े बेचकर मत सोना। रफीक व शफीक उनसे लगभग 50 फुट की दूरी पर लेटे हुए थे। हीरे चले जाने के कारण उनकी आंखों में नींद नहीं थी। उस समय रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी। जंगली जानवरों की भयानक दहाड़े वहां भी सुनाई दे रही थी, लेकिन अलाव जले होने के कारण कोई भी जानवर उधर आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। शफीक व रफीक एकाएक उठकर खड़े हो गए और टहलते हुए जासूसों की तरफ बढ़ने लगे। चाकू जेब से निकालकर वह उनके पास ही बैठ गए और उनकी छाती पर वार कर दिया। उसी क्षण दोनों तेजी से करवट बदल गए। चाकू की नोक जमीन से जाकर टकराई। विनय व विलास फुर्ती से खड़े हो गए और एक एक भरपूर ठोकर उनकी छाती में जड़ दी। वह उलटकर गिरे, लेकिन दूसरे ही क्षण वह भी उठकर खड़े हो गए। विनय व विलास ने फिर लात चला दी। दोनों के हाथ से चाकू छिटककर दूर जा गिरे। फिर वह चारों एक दूसरे से गुथ गए। कुछ लोग उठकर तेजी से उनकी तरफ बढ़े, फिर किसी तरह उन्हें अलग किया। एक व्यक्ति ने पूछा, इस मुसीबत के समय भी आप लोग लड़ रहे हैं, क्या बात है? बात सुपारी की है, विनय पलके झपकाता हुआ बोला। क्या मतलब? इन दोनों भाइयों को सुपारी खाने का बहुत शौक है, हमसे सुपारी मांग रहे हैं, विनय पूरी गंभीरता से बोला। जब हमने मना किया तो इस समय आकर जबरदस्ती छीनने लगे। अगर यहाँ बाजार होता तो हम इन बच्चों के लिए वहाँ से सुपारी खरीद कर ला देते, विलास भर्राए स्वर में बोला। ऐसे बच्चे हमने कभी नहीं देखे जो सुपारी के लिए मारपीट करे। मेरी तो नाक की हड्डी ही टेढ़ी हो गई है। कहने के बाद विलास ने नाक सुनक कर एक तरफ उछाला तो उस तरफ के लोग छिटक कर पीछे हट गए। रफीक दांत पीसता हुआ बोला, हम तुम दोनों से निपट लेंगे, तुम लोग हमारी सुपारी हजम नहीं कर सकते, शफीक ने गुर्राते हुए कहा। फिर रफीक के साथ एक तरफ को बढ़ गया। रात को फिर कोई घटना नहीं घटी। सवेरे विनय विलास विमान में प्रविष्ट होकर खाने का सामान निकाल लाए। लोगों ने उसी से नाश्ता किया। दोपहर तक सभ्य दुनिया से किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं आ सकी। किसी की समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे, कहाँ जाए। सबको उस जंगल में अपनी आंखों के सामने मौत नाचती नजर आ रही थी। उस समय 12:10 हुए थे। धूप बदन को खाए जा रही थी जब दाईं तरफ से शोर व भागते कदमों की तेज आवाज उभरी। दूसरे ही क्षण पेड़ों के पीछे से जंगली प्रकट हुए, जिन्होंने हाथों में गंडासे व भाले पकड़े हुए थे। चेहरे व बदन पर सफेद लकीरें बनी हुई थी। विनय तेज स्वर में बोला,
आदमखोर। और भी कई लोगों से मुख से यही शब्द उभरा था। कुछ लोग सिर पर पांव रखकर भाग खड़े हुए, कुछ लोग उन जंगलियों से भिड़ गए। वहां खूनी लड़ाई छिड़ गई, लाशें पिसने लगी। घायल पड़े लोग बेबसी से इधर उधर देख रहे थे। वह भाग नहीं सकते थे। विनय व विलास ने बहादुरी दिखाना उचित नहीं समझा और वह भाग खड़े हुए। अभी वह जंगल में कुछ ही दूर गए थे कि तभी एक तीर सनसनाता हुआ आया और विलास के कान के पास से निकल गया। विलास ने थोड़ी दूरी पर एक जंगली को खड़े हुए देख लिया था, जो कमान पर दूसरा तीर चढ़ा रहा था। उसी क्षण विलास ने रिवॉल्वर जेब से निकालकर फायर कर दिया। गोली ने उसके भेजे को उड़ा दिया। भाग लो प्यारे, विलास बोला। अगर और यमदूत आ गए तो यमलोक जाना पड़ेगा। अभी वह कुछ ही कदम दौड़े थे कि दाईं तरफ से दो जंगली प्रकट हुए। एक के हाथ में गंडासा था और दूसरे के हाथ में भाला था। दोनों कंठ से भयानक आवाजें निकालते हुए उनकी तरफ झपटे। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।